तो इन्हें हटाने का काम करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। सफाचट 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 खटाखट खटाखट। खटाखट 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 खटाखट। तो इन्हें हटाने का काम करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। सफाचट 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 खटाखट खटाखट। चौबीस का रण छठा चरण और खटाखट फटाफट और गटागट पर आ गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं। चुनाव 2024 में नेताओं के अजीबोगरीब बयान खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और राहुल गांधी ने सबसे पहले खटाखट वाला बयान दिया और उसके बाद नेताओं के भाषण में खटाखट शब्द ओवरफ्लो होने लगा। सब नए नए वादे कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी खटाखट, पैसे मिलेंगे फटाफट, लेकिन क्या नेताजी चुनाव जीतने के अपने वादे पूरे कर पाएंगे? लोकसभा चुनाव के रण की सियासी लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। क्या नए नए वादे इंडिया गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगी? इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव में नेताओं के अजीबोगरीब बयान खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। नेताओं के खटाखट वाले शब्दकोश की बात करें तो इसमें खटाखट के साथ ही फटाफट, ठकाठक, टकाटक, सटासट, टनाटन, गटागट और सफाचट जैसे शब्द हैं जो करीब करीब हर रैली में गूंज रहे हैं। खटाखट वाली सियासत फटाफट तक पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में खटाखट 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। महिलाओं के बैंक अकाउंट में भाई और बहनों जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। इस बीच अब राहुल की तरह ही अखिलेश यादव फटाफट फटाफट वाला अंदाज लेकर आए हैं। दिल्ली वाले जो बड़े नेता हैं वो कुछ हम लोगों के लिए कह रहे थे कि हम लोग 4 जून के बाद कहीं और चले जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। इतना डकार लिया कि डकार भी नहीं आई और अब तो डकाडक डकाडक डकार भी नहीं निकल पा रही है। और जनता ने भी मन बना लिया है, जब वोट डालेंगे तो इन्हें हटाने का काम करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। तेजस्वी यादव ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन टनाटन टनाटन। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। अब देखना यह है कि 4 जून को कौन सफाचट होता है और कौन सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होता है। जो इतने वादे किए गए फटाफट, उसे नेताजी पूरा करेंगे या सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? लोकसभा चुनाव के रण की सियासी लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। क्या नए नए वादे इंडी गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगी? तो हम भी डिबेट के पर अब शुरू करेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ
बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं अमित तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं चंद्रमोहन शर्मा और निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। पहले चरण में बात हो रही थी उससे पहले विकास को लेकर, उसके बाद फिर बात आई हिंदू मुसलमान पर, मंगलसूत्र पर, आरक्षण पर, और उसके बाद जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो अब खटाखट फटाफट खचाखच पर बात आ गई है। अमित जी, क्या इन्हीं शब्दों से विकास निकलेगा क्या? राणा साहब देखिए, अगर इनको ये ही सब बोलकर इनको अगर मजा आ रहा है और तो ये विपक्ष की अपनी समझ है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जिस बना लिया है, अब देखिए, पहले कहा जा रहा था कि 400 पार घमंडिया गठबंधन की तरफ से कि शुरुआत में 400 पार कह रहे थे, फिर बीच में रुक गए, फिर 400 पार पे आ गए। तो निश्चित तौर पे देखिए, जो एक विद्यार्थी होता है ना, जब वो एग्जाम लिखता है तो उसको पता रहता है उसके नंबर कितने आते हैं। अब जो फेल होने वाला रहता है उसको ही पता रहता है कि वो फेल हो रहा है, लेकिन वो किसी तरीके से बोलता है कि नहीं, मैं पास हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, लेकिन अंतर ही अंदर सबको पता रहता है कि क्या स्थिति होने वाली है। तो जनता ने मन बना लिया है, छठे फेज का इलेक्शन कल शुरुआत हो जाएगी। और एक तरीके से देखिए ना, सेंसेक्स आज देख लीजिए ऊंचाइयों पर है। तो सेंसेक्स कहा जाता है कि जो मार्केट है वो सब चीजों को पहले ही डिस्काउंट कर लेता है, तो निश्चित तौर पे बाजार ने भी डिस्काउंट कर लिया है। उसके बाद इलेक्शन खत्म होते ही जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद मोदी जी का दौरा भी है G7 कंट्रीज के लिए, तो वो सारी चीजें तय हैं। जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आ रही है, 400 पार हम आ रहे हैं। और अब ये विपक्ष को देखना है कि वो खटाखट क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे और सपाचट नहीं, लेकिन अमित जी, मेरा सवाल यही है कि जब चुनाव शुरू हुआ तो हम विकास की बात कर रहे थे, जैसे ही हम पहले दूसरे चरण के बाद पहुंचे तो फिर हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पर बात आ गई, उसके बाद आरक्षण और ओबीसी पर बात आ गई। अब उसके बाद हम जैसे जैसे देख रहे हैं तो अब मतलब खटाखट फटाफट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? चुनाव संपन्न होते होते हम किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, अब जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया वो तो विपक्ष कर रहा है, तो वो बेहतर बताएंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था अमित जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था कि अगर राहुल गांधी ने अपने अंदाज में, सुन तो लीजिए, राहुल गांधी ने अगर अपने अंदाज में किसी बात को कह दिया, उस बात को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में अगर उस शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो सवाल बनेगा। प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल हो सकता है बात करने का, राहुल गांधी का अलग, अखिलेश यादव का अलग, बाकी सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी शब्द को आप चुन रहे हैं तो फिर तो सवाल बनेगा। जी देखिए, अगर आपने कहा कि इलेक्शन किस दिशा में जा रहा है, तो निश्चित तौर पे हम तो विकास की बात कर रहे हैं। हमने जो अपना 10 साल का कार्यकाल था उसके कार्यकाल की बात की। हमने जिस हिसाब से डेवलपमेंट के कार्य हुए, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर देश में डेवलप हुआ, जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा बढ़ी है, विश्व में देश का नाम बढ़ा है, हम मुद्दों को लेकर जा रहे थे। लेकिन जो विपक्ष है आपने अगर देखा होगा तो ये खटाखट के माध्यम से किस तरीके से उसने बात की, तुष्टीकरण की, मुस्लिमों की, आरक्षण की, ST SC OBC के आरक्षण को छीन लेने की। तो निश्चित तौर पे हमारा आईना है कि देश की जनता के सामने ये सारी चीजें पहुंचे और एक साफ जो अंतर होता है दो पक्षों में, आप किसी को चयन करते हैं तो निश्चित तौर पे एक अंतर तो दिखाना पड़ेगा कि विपक्ष क्या चाहता है और हमारा मॉडल क्या कहता है। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है चंद्रमोहन जी, उनका यह कहना है कि 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और आप मुद्दों को भटका रहे हैं। देखिए, विकास की बात अगर हुई होती तो फिर बीजेपी के जुमलों के लिए देश के अकाउंट के अंदर खटाखट 1 लाख रुपए और महिला के अकाउंट के अंदर 8500 रुपए की बात देश के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते ही क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा ने विकास की बात करी कब है? वो तो 400 के पार जाएंगे और देश का संविधान बदल देंगे, संविधान को तार तार कर देंगे। और साथ के साथ विपक्ष की समझ पे तो आप प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन आप भी अपनी समझ पे भी प्रश्न खड़ा कर दीजिए। क्योंकि 2014 में देश की जनता ने जब आपको चुना था तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद पे चुना था, ये पहली समझ थी आपकी। 19 के अंदर फिर आपने राष्ट्रवाद लेके आए पुलवामा के अटैक के साथ, ये आपकी तीसरी समझ थी। और उनके अंदर जो आपने फटाफट जुमले दिए थे, उन जुमलों के अंदर 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 15 लाख की बात थी। तो अगर इतनी समझ होती
तो इतना झूठ, ये झूठिया गठबंधन ना बोलता तो आज देश के अंदर ऐसी नौबत ना आती कि देश के प्रधानमंत्री को अपने नेताओं के द्वारा बोले गए संविधान के प्रति अपमानित शब्द और संविधान बदल देने की बात को खुद ही कहना पड़ गया कि मेरे रहते हुए देश का संविधान नहीं बदल पाएगा। अरे आपके रहते क्या, आप तो जा रहे हैं, विपक्ष के रहते, कांग्रेस के रहते हुए देश का संविधान नहीं बदला जाएगा और ना हम बदलने देंगे। चंद्रमोहन जी, इस अहंकार को हम जमीन पे भी लाएंगे और देश की जनता भी लाएगी। चंद्रमोहन जी, ज्यादातर लोगों का यह सवाल रहता है कि अब तक कांग्रेस की सरकार रही 55-56 सालों तक, उसमें तो आप ना नौकरी दे पाए, ना विकास कर पाए, ना गरीबी दूर कर पाए। फिर अब अगर 5 साल आपको सरकार दे दी जाएगी देश की, तो उसमें ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपके हाथ लग जाएगी जिससे सब कुछ बदल जाएगा? देखिए, आपने बहुत बड़ा राणा साहब प्रश्न खड़ा कर दिया। एक चाय वाले को इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके देश का प्रधानमंत्री देश की जनता ने बना दिया और उस चाय वाले को चाय बेचते बेचते देश के अंदर, राजनीति के अंदर 3 बार चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ये उन्हीं सरकारों के अंदर था। दोबारा मत कहना कहीं भाजपा को कोई नेता नाराज हो जाएंगे, क्योंकि देश की विरासत के अंदर जो विरासत का योगदान पिछली सरकारों का है वो आज की सरकारों का भी होगा। मैं मानता हूं आज की 10 साल का होगा, लेकिन उस 10 साल के अंदर जो झूठ भाजपा ने बोले, जो देश के अंदर जिस भावनाओं के साथ खेला, जिस युवाओं के विश्वास के साथ खेला, जिस देश की महिलाओं, देखिए चंद्रमोहन जी, क्योंकि उन बातों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बचने की दूर क्यों नहीं? सुनिए ना चंद्रमोहन जी, देखिए उनके पास अपने काम गिनाने के लिए है, आपके पास अपने काम गिनाने के लिए है, लेकिन उन चीजों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जब हम देश की आजादी के बाद खड़े थे तब भी हम उन्हीं मुद्दों से लड़ रहे थे। आज हम 75-77 साल बाद भी उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, आज भी उन्हीं मुद्दों पर हैं हम। तो फिर बदला क्या? जब देश की आजादी पे आई थी तो 35 करोड़ से भी कम आबादी थी। हाँ। देश के अंदर सुई से धागा तक नहीं बनता था, देश गुलामी की दलीज पे आया था। उसको देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बढ़ते हुए उसी देश के अंदर एम्स, आईटी एम्स, भाखड़ा, नंगल, बीएचएल, न जाने कितने इसरो, न जाने इतनी इमारतें खड़ी कर गई। वो इस देश के चंद्रमोहन जी, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। सुन तो लीजिए ना, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बात मैं कह चुका हूं। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। मैं गरीबी का आंसर दे रहा हूं आपको, दे रहा हूं। और उसी आंकड़े के अंदर, उस समय की देश की आबादी के अंदर, उसी गरीबी रेखा के अंदर देश के अंदर किसने निकाल के लाया थी? कांग्रेस ने। और कौन सी क्रांतियां? हरित क्रांति के द्वारा, श्वेत क्रांति के द्वारा। आज 125-45 करोड़ जनमानस के अंदर भाजपा कहती है 80 करोड़ को तो हम 5 किलो अनाज देते हैं और 25 करोड़ की आबादी को हम गरीबी रेखा से बाहर निकल गए तो 105 करोड़ बचे, कितने? 145 करोड़। तो इनका गणित ठीक करवा दीजिए, कांग्रेस का गणित बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए निपुण जी, जिस तरह से हम अब राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया या मार्केटिंग का ये सिद्धांत रहता है कि किसी शब्द को जितनी बार इस्तेमाल किया जाए, उसको जितना पॉपुलर किया जाए तो वो उसकी मार्केटिंग उतनी बेहतर हो जाती है। राहुल गांधी ने एक शब्द बोला, प्रधानमंत्री ने उस शब्द को पिक किया और अपनी हर रैली में बोला। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की रणनीति में बीजेपी उलझ गई हो कि उनके एक शब्द में आकर प्रधानमंत्री बार बार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अब राहुल गांधी की तरफ जनता कहीं ना कहीं तो देख ही रही होगी, चाहे वो जिस भी नजरिए से देख रही हो। नहीं, देखिए हम ये कि किस प्रकार से जो विपक्षी पार्टी है या आपका सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने उनके शब्द को जब चुना और चुनने के बाद किस प्रकार शब्द का प्रयोग किया गया, हम उसके आधार पर देखें। प्रधानमंत्री जी ने जो यूज किया वो एक व्यंग्यात्मक शैली में था कि जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि गरीबी जो है वो खटाखट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो काम उनके पहले के, यानी कि हम बात करें नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबके दौर में नहीं हो पाया, वो आते ही राहुल गांधी जी एकदम कर देंगे। तो वो एक व्यंग्यात्मक रूप में था। लेकिन बात ये है कि अगर कांग्रेस प्रकार का दावा करती है कि हम गरीबी एकदम से दूर कर देंगे, मेरे कुछ बहुत ही जेन्युइन से प्रश्न हैं। आपने कितनी महिलाओं को सोचा है? कुछ आपने टारगेट बनाया होगा कि भाई इतनी महिलाओं को हम 1 लाख रुपया देंगे? आपने कोई संख्या निश्चित की है? और अगर संख्या निश्चित की है तो आपने बजट के बारे में सोचा है कि वो बजट कितना बनेगा और किस प्रकार से उन महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा? उसका कोई डाटा आपके पास में हो तो प्लीज बताएं, या केवल चुनावी घोषणा मात्र था? फिर दूसरा क्या है कि अगर आप इन सभी पार्टीज को देखें जो विपक्षी पार्टी हैं, उनके दावे हैं, मैं दावे पे कोई शंका नहीं कर रहा, दावे होने भी चाहिए। लेकिन बात यह है
कि एक कॉमन एजेंडा तक हमारे पास में नहीं है। अभी आपकी बाइट में चल रहा था कि जो बिहार में जो हमारे लालू यादव जी के जो बेटे हैं वो बोल रहे थे कि 1 करोड़ रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 30 लाख रोजगार मिलेगा, 30 लाख की नौकरियां मिलेंगी। हम अखिलेश यादव जी को देखते हैं, उनका बयान कुछ और है। आप ममता बनर्जी का देखें, कुछ बयान कुछ और है। और भी जितने विपक्षी पार्टी हैं सबके अपने अपने दावे हैं। इधर दिल्ली में केजरीवाल है, केजरीवाल की अपनी 10 गारंटी है। इनमें इतना ज्यादा विरोधाभास है कि अगर मैं बैठ के कैलकुलेशन करूं बैठकर, तो मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि किस प्रकार से सारे वादे पूरे होंगे और किस प्रकार, अगर मान लीजिए सरकार बन जाती है, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा चंद्रमोहन जी को कि इनकी सरकार बने, लेकिन अगर सरकार बन गई तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस पार्टी के मैनिफेस्टो को ये प्राथमिकता देंगे और किस पार्टी की प्राथमिकता के आधार पर देश चलेगा। अलग अलग पार्टी के मैनिफेस्टो कैसे लागू हो, कोई कॉमन एजेंडा तो आपके पास में होता तो हम आप पे विश्वास करते थे कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और मुझे थोड़ा सा एक आपत्ति ये भी होती है कि जब ये बोलते हैं कि आजादी से पहले कुछ भी नहीं बनता था, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश टाइम से पहले जो भी हमारे यहाँ व्यवस्था थी, चाहे राजतंत्र था, जो व्यवस्था थी, क्या उस समय हमारे यहाँ पर कारीगर नहीं थे? क्या उस समय हमारे पास वैज्ञानिक नहीं थे? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता था? शिवाजी वगैरह सब लोग थे, महाराणा प्रताप लोग थे, सब थे, मुगल का एम्पायर था, सब था। क्या उस समय हमारे पर तोप, गोले, तलवारें सब के सुई नहीं बनती थी? तो ये सब कैसे बन जाती है? यानी कि हमारे पूरे इतिहास को कह देते हैं अंधकार युग। यानी कि जब आजादी मिलती है तभी से हमारा एकदम से क्या होता है कि हमको एक प्रकाश दिखता है और नेहरू जी उस प्रकाश को लेकर आते हैं। इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। मैं इस प्रकार के बयान के विरोध में हूँ कि नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन ये भी मत कहिए कि आजादी से पहले कोई काम ही नहीं हुआ है, कि हमारे यहाँ सुई तक नहीं बनती थी। ये तो थोड़ा व्यंग्यात्मक और एकदम हास्यप्रस्त हो जाता है। तो कुल मिला के इस तरह की बातों को नहीं बोलना है। दूसरी बात क्या है कि जो भी आपका एजेंडा है, मुझे ये बता दीजिए कितनी महिलाओं को आपने टारगेट करा है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, और 5 करोड़ को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक जो अमाउंट बनता है उस अमाउंट की व्यवस्था कहां से करेंगे, उसे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तो मैं विश्वास कर लूं कि हाँ भाई कांग्रेस जो है सीरियसली बात कर रही है। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। मैं देता हूं जवाब। हाँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी की 5 न्याय योजना है, 5 की। पहली युवा न्याय, नारी शक्ति, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी। युवा न्याय के अंदर हमने सबसे पहले 30 लाख जो वैकेंसी सरकारी थी उनको भरने का दिया और उसका समय सीमा भी दी है। अपने शेड्यूल पे आप कांग्रेस के उस पे जाइए और आपको पोर्टल के ऊपर वो सब मिलेगा। 30 लाख नौकरियां जो आज 10 साल के अंदर दबाई गई थी वो 10 लाख मिलेगी, 30 लाख से रोजगार उत्पन्न होगा। अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो देश का सांचा और ढांचा जो आज 22 व्यापारियों के अधीन चला गया, जिसके अंदर 25 स्टेट्स के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल बुनकर व्यापारी, जो छोटा व्यापारी था, जिसके पास 5 से 10 व्यक्ति काम करता था, आज वो अपने हाथ से नीचे चला गया। और मेरे राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि 1 लाख रुपए की वैकेंसी, वो पहली जो 1 लाख रुपए की बात कही है वो नारी शक्ति के अंदर महालक्ष्मी योजना है, जिसके अंदर हर परिवार की एक महिला को 1 लाख उसके अकाउंट में जाएगा, जो उसके अकाउंट के उस पैसे को उसके खर्च करने की एक तरीका भी दिया है। और उस खर्च करने का वो पैसा मल्टीप्लाई होकर जब बाजार में आता है तो वही बाजार का पैसा कंप्यूटेशन होकर मार्केट में इन्फ्लेशन में जाता है। और इन्फ्लेशन मार्केट का रुकाव 10 साल में किसने करा? जब देश के प्रधान, मेरे बात बोल दीजिएगा, मेरे बात बोलिएगा। हाँ, एक एक करके बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि आपके रहते हुए देश के अंदर गरीबी क्यों बढ़ गई, तो 22 व्यक्ति के मेरी का तादाद क्यों बढ़ गई, तो क्या कह रहे हैं कि मैं उनको गरीब कर दूं क्या? जब देश के 10 सालों के तादाद के अंदर 22 व्यापारी और 2 आपके मित्र मंडलियों के अंदर देश की हर संपदा दे दोगे, और उस संपदा के अंदर क्या आप ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं मित्र कि अडानी अंबानी के द्वारा दिया गया कितना 10 साल का रोजगार मेरे इस देश के युवा या मेरे घर के परिवार या मेरे परिवार की महिलाओं को मिला है? क्या आपने प्रश्न करा देश की भाजपा सरकार से? अगर 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी अंबानी के पास गया तो उसने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर योगदान दिया? और उसके विपरीत अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, शॉप्स और बुनकर व्यापारी के पास जो रोजगार मिलता था, जिसके पास गांव देहात, गुरबा और शहरों के अंदर जो व्यापार करके नौकरियां मिलती थी, वो कितनी छीनी है, उसका प्रश्न पूछ लीजिएगा। और उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद उस समय के ऊपर शेड्यूल पे अगर हम फेल हो, हम आपका जवाब भी देंगे और आपके सामने खड़े भी होंगे। ठीक है, अमित जी जवाब दीजिए इनकी बात का। उनका कहना है कि कितना रोजगार आपने दिया 22 व्यापारियों के हाथ में सबसे ज्यादा संपदा देकर। प्रश्न
खड़ा किए, इन्होंने जो प्रश्न खड़ा किए, देखिए इन्होंने पूरा खटाखट झूठ बोलने का मशीन इनको लगा रखा है और वो वही बोलते गए। इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, तो आप बताइए, सबसे पहले संविधान तो नेहरू जी ने बदला था। बदलने की बात करिए, कांग्रेस ने नहीं करा, कुचलने का काम किया, इमरजेंसी लगाकर मूल प्रस्तावना संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद संजय गांधी को पूरा का पूरा मारुति का एक्सक्लूसिव राइट दे देना, ये कहाँ का संविधान कहता है कि देश में सिर्फ एक व्यक्ति के पास राइट रहेंगे? तो किस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ और खेल कांग्रेस पार्टी ने खेला है, ये बताने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को पता है। आरक्षण के मामले पर अगर आ जाएं तो एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण इन्होंने 9000 शिक्षण संस्थानों से छीन लिया, उनको माइनॉरिटी स्टेटस देकर 9000 संस्थानों से, जहां पर कि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे वहां पे पढ़ते, उनको आरक्षण के तहत उनको छीन लिया गया। और जामिया में तो लेटेस्ट है, जामिया में तो 2011 में इन्होंने छीन लिया। तो किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक वर्ग के लिए इन्होंने काम किया और उस वर्ग का भी भला नहीं कर पाए, क्योंकि उस वर्ग को भी सिर्फ इन्होंने औरंगजेब तुगलक से जोड़ रखा और उसको उसी हाल में छोड़ दिया। दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1947 में जब प्रधानमंत्री के 2 दावेदार थे, तब तो देश 2 टुकड़ों में बंट गया। आज तो 28 से 30 दावेदार हैं प्रधानमंत्री के, तो समझ लीजिए कि देश कितने टुकड़ों में बांटने की तैयारी है चंद्रमोहन जी की। तो निश्चित, जब मैं चंद्रमोहन कह रहा हूँ, मतलब मेरा मतलब कांग्रेस पार्टी की। क्या बोलते हैं, क्या मतलब देश के विपक्ष का नेता अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो देश के टुकड़े में बांट कैसे बोलते हैं? क्या मानसिक बोलते हैं आप? किसने बनाया लोकतंत्र के अंदर चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, करके बात करेंगे। चंद्रमोहन जी, मैं सवाल कर रहा हूँ, अमित जी बोलते हैं, अमित जी, 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 चंद्रमोहन जी, एक एक करके बात करेंगे ना। अमित जी, अमित जी, मैं ये तर्क नहीं समझा, जरा दोबारा से समझाइएगा कि अगर उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो उसमें देश बट कैसे जाता है, मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, 47 में यही तो हुआ था ना, एक तरफ जिन्ना थे, एक तरफ नेहरू थे, तो जब 2 दावेदार थे तो उन्होंने 2 देश बांट दिए कांग्रेस पार्टी ने। तो आज जब एक घमंडिया गठबंधन बन रहा है और उसमें 28 से 30 पार्टियां हैं और सभी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी में पेश करते हैं, तो सोच लीजिए कि देश कितने हिस्सों में बंटने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे चंद्रमोहन जी को शर्म आनी चाहिए इस हिसाब से वो ठीक है। अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, देखिए, बेहतर तरीके से आप भी चीजों को समझते हैं, मैं भी समझता हूं, बाकी लोग भी समझते हैं। तर्क मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, लौटूंगा चंद्रमोहन जी आपके पास। निपुण जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास यही प्लान है, जो महिलाओं को पैसा दिया जाएगा वो कैसे खर्च होगा और वो कैसे फिर मार्केट में आएगा और सरकार तक कैसे पहुंचेगा, उसका प्लान उनके पास है। नहीं, देखिए, मैंने वही बात पूछी थी ना राणा जी, मैंने चंद्रमोहन जी से ये पूछा था कि कितना फंड लगेगा, कुछ तो कैलकुलेशन की होगी ना, और उस फंड का कि भारत की पूरी सरकार का बजट कितना होता है, उसमें कितने बजट का आवंटन होगा, इसकी उन्होंने नहीं बताई। दूसरा क्या था कि 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां, क्या भारत में आज देखिए 65% युवा आबादी है, जिसमें करीब 88 करोड़ हमारे पास युवा है। 30 लाख को रोजगार देके काम बन जाएगा? नहीं बनने वाला है। दूसरा, ये बार बार जो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये बात पर प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी एकदम स्पष्ट कर दिया है कि संविधान बदलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आप मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल देखिए, क्या एक ऐसा परिवर्तन बताइए जिसमें संविधान का उल्लंघन हुआ हो, संविधान का परिवर्तन हुआ हो। और आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, कांग्रेस के इतिहास को आप देखेंगे तो कितनी बार, और सबसे बड़ी तो बात क्या है, 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ये 3 और साथ में 4था संविधान संशोधन, ये 4 संविधान संशोधन ऐसे हैं जिन्होंने संविधान की मूल आत्मा पर ठेस पहुंचाई थी। उसके बाद केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक ढांचे का सिद्धांत देना पड़ा, ताकि सरकार जो है हमारे संविधान की मूल भावना को आघात न कर सके। तो बीजेपी का, चाहे वो अटल सरकार देखें या 10 साल की आपकी सरकार देखें मोदी जी की, मुझे एक काम बताइए कि जो उन्होंने आपका किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन किया हो। दूसरी बात, एक जो गरीबी की बात कर रहे थे, मैं गरीबी पर आपको जानकारी दे दूं। हद तो ये थी राणा जी कि अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखें, 3 समितियां बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, अलग समिति, लक्कड़वाला समिति, इसके अलावा हम देखें तो तेंदुलकर समिति। इन तीनों समिति के द्वारा हमारे यहाँ गरीबी भी परिभाषित आज तक नहीं हुई थी। बाद में आप देखें 2014 में जो रंगराजन समिति थी, इसने गरीबी की डेफिनेशन दी कि गरीबी हम ये मानेंगे और उस गरीबी के आधार पर
जो नीति आयोग ने हमको डाटा दिया, नीति आयोग ने बताया कि 2013-14 में जो हमारे यहाँ गरीबी थी वो आपकी गरीबी थी 30%, जो आज 22-23 में घटकर हो गई है 11%। ये नीति आयोग का आंकड़ा है। आप कह सकते हैं कि नीति आयोग नहीं था, ऐसा तो योजना आयोग के द्वारा जो डाटा दिया जाता था, हम उस पर भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो बात ये है कि आप जो बात बोल रहे हैं, मैंने आपसे डाटा पूछा, आपने कहा कि ये योजना ये योजना ये योजना, ये तो मुझे ही पता है, ये तो मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख चुका हूँ। प्रश्न ये था कि आपने कहा हर परिवार की एक महिला को, तो टोटल कितनी महिलाएं हैं? 50 करोड़, 40 करोड़, 40 करोड़ गुना 1 लाख, कितना डाटा बैठा, कितना बजट बैठा? उस बजट का आप व्यवस्था कैसे करेंगे? आप एजुकेशन के बजट से निकालेंगे, आप डिफेंस के बजट से निकालेंगे, आप हेल्थ के बजट से निकालेंगे, कहां से वो पैसा लेकर आएंगे? मैं तो सिंपल सा प्रश्न ये था। आप इधर की उधर की बातें करने लगे। मैं तो योजनाओं की तो बात तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन निपुण जी, अक्सर ऐसी बयानबाजियां हमने देखी है। मुझे जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं लौटूंगा आपके पास, एक सेकंड बस। निपुण जी, ऐसी बयानबाजी अक्सर हमने सभी पार्टी की तरफ से देखी है, तो क्या यूं समझा जाए कि ये सिर्फ चुनावी भाषण होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, चाहे बीजेपी करती हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? धरातल पर इनको उतना अमल में नहीं लाया जाता। जैसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ, मैं देखिए राणा जी, इसमें क्या होता है ना, मैं वही क्या बात कह रहा था कि 30 लाख सरकारी नौकरी देने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाएगा। रोजगार के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। उसमें अगर हम बीजेपी का रिपोर्ट देखते हैं तो बीजेपी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डाटा हमारे पास में है, जहां मनमोहन सरकार के समय 11 करोड़ लोगों के पीएफ अकाउंट हुआ करते थे, आज वो बढ़कर 28 करोड़ हो चुके हैं। तो ये 11 का जो 28 करोड़ पीएफ अकाउंट हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से जॉब क्रिएट हुई है। आज हमारे पास में दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। उन यूनिकॉर्न में अगर हम एक यूनिकॉर्न की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि एक यूनिकॉर्न के अंदर कितना ज्यादा आपको रोजगार मिला होगा। तो हम तमाम तरह के डाटा को देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी 2 करोड़ की रोजगार की बात की, तो आप केवल 2 करोड़ रोजगार आप ये माने कि सरकारी नौकरियां ही देना। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, आप प्रोफेशनल्स बनाएं, आप खुदरा बैंक के थ्रू आप लोगों को लोन दें, आप स्टार्टअप योजना लेकर आए, मेक इन इंडिया लेकर आए, तमाम तरह की योजना के माध्यम से। ठीक है, चंद्रमोहन जी जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड। देखिए निपुण जी, मक्खी गुड़ पे खाती है क्योंकि मक्खी उस पे रहती है, और मधुमक्खी हर फूल पे जाके शहद इकट्ठा करती है। शायद आप राजनीतिक विशेषज्ञ रहकर आप सिर्फ मक्खी गुड़ पे रह गए भाजपा पे। अगर आप पत्रकार की तरह दोनों पार्टियों का विश्लेषण करते तो आपको सच समझते। एक छोटा सा और रह गया अभी। अब देखिए, आप नेक्स्ट टाइम कभी डिबेट करिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, और अगर उसके बाद भी जवाब ना मिले तो कांग्रेस पार्टी के पोर्टल पे जाइए, हम आपको डिटेल वहां पर दी हुई है, उससे लीजिए और दोबारा आप उनसे संवाद करिए, हम आपके सामने आएंगे। ये जुमला मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है, 6ठे चरण का चुनाव कल होना है, उसका मतदान कल होना है, लेकिन अब जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, खटाखट, फटाफट, घचाघच, सपाचट, इन सारे शब्दों के आधार पर क्या समझा जाए कि आखिर चुनाव किस दिशा में जा रहा है? कहीं ना कहीं विकास से शुरू हुआ ये चुनाव अब अगर फटाफट और खटाखट जैसे शब्दों पर जाकर रुकता है तो दिशा क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार। खटाखट 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 खटाखट, तो इन्हें हटाने का काम करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, सफाचट सफाचट सफाचट, खटाखट खटाखट।